शदल रेडियो के सभी श्रोताओं को प्रज्ञा मिश्र का प्यार भरा नमस्कार। आज कवि की बात कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं प्रणव प्रियदर्शी और बिहार मिथिला में जन्मे प्रणव प्रियदर्शी मौजूदा समय में रांची में रहते हैं। आपकी इंटर तक की पढ़ाई जीव विज्ञान में हुई, उसके बाद आपने हिंदी भाषा को अपने अध्ययन का अ, माध्यम चुना आगे। हिंदी भाषा से स्नातक प्रतिष्ठा में डिग्री लेकर स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार में किया आपने। मौजूदा समय में आप हिंदुस्तान के सीनियर सब एडिटर हैं और साथ ही साथ रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पत्रकारिता विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही आकाशवाणी रांची में बतौर कैजुअल अनाउंसर भी आप अनुभव अपना अर्जित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रणव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ा, मौका दिया मुझे, इसके लिए आभार आपका। जी, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं और विलंब न करते हुए सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछती हूँ, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में आप शदल रेडियो के श्रोताओं को और हमारे श्रोताओं को अवश्य कुछ बताएं। स्कूली शिक्षा एक जगह है, बिहार में सुपौल जिला है, वहाँ एक वीरपुर जगह है, वहीं से स्कूली शिक्षा हुई। और उसके बाद रांची आना हुआ। इंटर के बाद इंटर तक वहीं मैंने पढ़ाई की। उसके बाद रांची आना हुआ तो यहाँ से फिर स्नातक, फिर स्नातकोत्तर, उसके बाद फिर जॉब भी यहीं हो गई। तो फिर जीवन क्रम इसी के अनुसार बढ़ता रहा आगे तक। प्रणव जी, आपके आपका जो लेखन हम पढ़ते हैं तो बहुत कम उम्र में बहुत परिपक्व लेखन आपका दिखता है। तो ये बीज लेखन के आप में कैसे पड़े? लेखन के बीज की जहाँ तक बात है, ये बहुत बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। जी, हमारी परिस्थिति कैसी रही, मेरे सोचने का ढंग कैसा है, मेरा अध्ययन कितना विशाल है, इन सब चीज़ों पे सब कुछ निर्भर करता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने साधा है, जितना मुझसे संभव हो सका है। और सबसे मुझे ज़्यादा जरूरी लगता है यह कहना कि जीवन की परिस्थितियाँ जो है आपका निर्माण करती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां जुड़ी हुई थी जिसने मुझे तराशा, जिसने मुझे इस लायक बनाया। उन परिस्थितियों का मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और बीज परिस्थितियों जिस बीज की आप बात किए हैं, वो बीज से उन्हीं परिस्थितियों से निकल कर वो आता है, उसके बाद विकसित हुआ है। तो जो कुछ हूं मैं आपके सामने हूँ। सही बात है। तो जैसे साहित्य समाज का दर्पण होता है, किसी व्यक्ति का साहित्य उसके जीवन से मिली सीख का दर्पण होता है। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें। आप साहित्य की किन-किन विधाओं में लिखते हैं? मैं सिर्फ कविता लिखता हूँ। कविताएँ लिखते हैं। हाँ, और उसी में मैं अपने आप को सहज पाता हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें मुझे अभी बहुत काम करने की जरूरत है, इसलिए दूसरी विधा में मैं हाथ नहीं आजमाता हूँ। और अगर आपको कभी जीवन में मन करे लिखने का, तो साहित्य की में कविता के अलावा ऐसी कौन-सी विधा है जो आपको पसंद है? उपन्यास पसंद है। मैंने सोचा उप है उपन्यास लिखूंगा बाद में, जीवन के उत्तरार्ध उत्तरार्ध में। अच्छा, तो इसी के साथ आप ये बताएँ कि आपके प्रिय कथाकार या प्रिय उपन्यासकार कौन हैं? रेणु है मेरे प्रिय उपन्यासकार, फणीश्वर रेणु नाथ रेणु। जी, तो कि रेणु उनकी बिहार का उनके गौरव भी अभिव्यक्ति है। क्योंकि उनके अभिव्यक्ति में काव्य झलकता है। वो गद्य नहीं लगता है, वो पद्य लगता है। जिस तरह से लिखते हैं वो, उपन्यास लिखें या कहानी लिखें, उसमें पद्य का बहुत ज्यादा पुट रहता है जो मुझे आकर्षित करता है। तो इसलिए उनके मेरे किसी हाँ, इसलिए मुझे वो पसंद है। जैसे मेला आंचल है, तो जी, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उसे मैं बहुत पढ़ता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैला प्रेमचंद आंचल का हाँ, महिला आंचल, हालांकि प्रेमचंद भी मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी कई सारी कहानियां मुझे अच्छी लगती है। लेकिन रेणु मुझे जी में मुझे जो बात नजर आती है, जो काव्य का रूप नजर आता है, वो प्रेमचंद में नजर नहीं आता। इसलिए मैं प्रेमचंद से अधिक रेणु को पसंद करता जी, कविता से उम्मीद, ओस से भी ज्यादा कोमल, आंसू से भी ज्यादा खामोश, अपने प्रेम को कहाँ रखूं? मैं देखता हूँ
हर चीज के लिए खोजी जाती है एक मुफीद जगह। मैं देखता हूँ हर चीज के लिए खोजी जाती है एक मुफीद जगह। दुख से बचने की जद्दोजहद। मैं देखना चाहता हूँ देह की भाषा से इतर शब्दों के बेमेल अर्थ के बीच मौसमी अनुराग के पेड़ पर फलते हुए संशय रहित संबंध धूप छांव की तरह। इसलिए आज के समय में मुझे उम्मीद है केवल कविता से, क्योंकि वह कोशिश करती है कि पत्थरों से भी बहे निर्झर। वह कोशिश करती है कि पत्थरों से भी बहे निर्झर। और कवि का आत्मसंघर्ष इसी में निहित है कि तलवार पर फूल जीत दर्ज कर सके, बंदूक पक्षियों की चहचहाहट के सामने झुक जाए। एक बेहतरीन कविता जो अभी अभी हमने सुनी प्रणव प्रियदर्शी जी की। तो हम बात कर रहे थे कि आपके प्रिय कवि कौन है। प्रिय कवि में बहुत सारा नाम है, लेकिन आप केदारनाथ अग्रवाल का नाम ले सकते हैं, अशोक वाजपेयी का नाम ले सकते हैं, उदय प्रकाश का नाम ले सकते हैं। ये सब मेरे प्रिय कवि में आते हैं, जिन्हें मैं पढ़ता हूँ और जिन्हें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। वाह! बहुत सुंदर, बहुत अच्छे नाम आपने अपने प्रिय कवियों में लिए। और इनमें से किसी की कविता, आप कोई छोटी कविता कुछ पढ़ना चाहेंगे? केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता जो मुझे याद है, वो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के समक्ष। जी, उनकी एक आप। कविता है, उनकी एक कविता है, हे मेरी तुम। उसे मैं सुनाऊँ क्या? जी, 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 अवश्य, अवश्य सुनाएँ। अ, हे मेरी तुम, हम मिलते हैं बिना मिले ही, मिलने के एहसास में, जैसे दुख के भीतर सुख की याद में। हे मेरी तुम, हम जीते हैं बिना जिए ही, जीने के एहसास में, जैसे फूल के भीतर फल की याद में। धन्यवाद। तो बहुत ये सुंदर केदारनाथ कविता। अग्रवाल की है। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कविता हमने अभी-अभी प्रणव जी से सुनी। और इसी कविता का ज़िक्र अभी शरद जी ने भी किया था जब बीच में आपका डिस्कनेक्ट हुआ था, तो इसी कविता का ज़िक्र हुआ था इस पोर्टल पे अभी। जी, जी। प्रिय कवियों, कथाकारों की श्रृंखला के बाद आप हमें ये बताएं कि जो कविताएं, जो रचनाएं आप लिखते हैं, उसके विचार तो एक आपने बताया आपके अपने जीवन से, जीवन संघर्ष से आता है। इसके अलावा जो स्रोत सामग्री है, कोई शोध कार्य है, ये आप कैसे करते हैं? लेखन सामग्री कैसे जुटाते हैं आप? लेखन सामग्री वो जुटाना नहीं पड़ता है, वो तो अपने आप आती है। वो भाव, वो परिस्थिति, वो विचार, जब सब कुछ मिल के एक तत्व बनाता है, तो रचना का जन्म होता है। वो कब वो तत्व आएगा, कब सभी की साझेदारी एक साथ बन पाएगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। वो साझेदारी जब बन जाती है एक साथ, तो अपने आप रचनाएं निश्चित होने लगती है। कोशिश करके जो रचनाएं होती हैं, वो बहुत ऊंचाई तक, बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाती है। रचनाएं, कहा गया है कि ईश्वर का प्रतिदान है, तो वो अपने आप उतरती है। और जो अपने आप उतरती है, वही आगे कुछ कर पाती है, वह आगे रास्ता बना पाती है। तो मेरी जो सामग्री जुटाने का मन है, वह आसपास के लोग हैं, आसपास की परिस्थितियां हैं, जिसमें मैं जीता हूँ, जिससे मैं भोगता हूँ, जिससे मैं जूझता हूँ। यही सब कुछ मिल के मेरी रचनात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा की पहली कृति सब तुम्हारा, जो आपका पहला कविता संग्रह है, इसमें कुल करुण रस की कुल 83 कविताएं आपने यहाँ पे दी हैं सब तुम्हारा में। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस कविता की यात्रा कैसे, इस किताब की यात्रा कैसे शुरू हुई? इस किताब में अक्सर वैसी कविताएं हैं जिससे मैं कॉलेज में पढ़ने के दौरान लिखी थी। ज़्यादातर वही कविताएं हैं, बाद में परिष्कृत होती रही, ये अलग बात है। तो एक किशोर मन, जो जिस तरह का सपना देखता है, जिस तरह के सपनों में जीना चाहता है,
जैसा जीवन चाहता है, जिस तरह की परिस्थितियां वो चाहता है, अपने सपनों के बारे में, अपने करियर के बारे में। जब हम उम्र के एक पायदान पे पहुंचते हैं तो बहुत सारे रास्ते दिखते हैं। तो उन रास्तों से गुजरने का सपना, उन रास्तों, अपने सपने को जीतने जीतने का सपना, अपना करियर, आगे की जिंदगी, ये सब कुछ एक युवाओं की जो मनोदशा होती है, एक युवाओं का जो एक निर्दोष मन स्थिति होती है, उस मनस्थिति में उतर कर मैंने वो सारी कविताएं लिखी हैं जो सब तुम्हारा मिशन से लिखा है। तो आप कह सकते हैं जो युवाओं की वह कविता है, युवाओं के मन की, एक निर्दोष मन की सुकोमल अभिव्यक्ति है। वो मेरा संग्रह जो है, और उस संग्रह से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मुझे लिखने का टेक्निक नहीं पता था, शैली नहीं पता था। सिर्फ भाव आता था और भाव को मीरा की तरह मैं अभिव्यक्त करता था। क्या बात है! तो भाव को मीरा की तरह आप अभिव्यक्त करते थे। एक मतलब एक स्त्री को अंदर आत्मसात करने का बोध आपने अभी-अभी व्यक्त किया। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। मैं तो एक जी, तो आपने कहा इस किताब से आपको बहुत प्रेम है, लेकिन ये किताब आपने किसी को डेडिकेट नहीं की है। ये किताब में आप लिखते हैं ये अ, एहसासों को समर्पित किया आपने इस किताब को। इसका कुछ कारण? यूजुअली लोग किसी व्यक्ति को समर्पित करते हैं कोई किताब। दूसरी किताब मैंने माँ को समर्पित की है। जी, जी। लेकिन वो पहली किताब थी तो वो मूलतः युवाओं के लिए समर्पित है, इसलिए मैंने अच्छा, नाम नहीं लिया किसी एक व्यक्ति का। तो जिसके अच्छा। हृदय में प्रेम धड़कता है, एहसास पलता है, इन तमाम लोगों के लिए वो किताब समर्पित है, इसलिए कितनी मैंने उसे सुंदर किसी बात। व्यक्ति को नहीं जोड़ा। सब तुम्हारा प्रेम कविता संकलन से क्या आप उन शिल्प, तत्व और विषयों के बारे में बताना चाहेंगे जो आपकी कविता में नूतन आयाम जोड़ते हैं? उसमें जब अभिव्यक्ति, कई सारी बातें कविता में नहीं आ पाती है, लोग नहीं कह पाते हैं, जबकि मन होता है कहने का। लेकिन कविता, कहानी में आप सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन कविता एक शिष्टाचार, भाषा का शिष्टाचार सिखाती है कविता, और उस शिष्टाचार के अंतर्गत ही आपको जो कहना है वो कहना है। तो इसके कारण से बहुत सारी बातें नहीं हो पाती थी। उसमें प्रेम कविताएं हैं, तो प्रेम के संबंध में भी बहुत सारी बातें नहीं कही गई थी, जिस तरह की बातें मैंने उसमें कही है। और जिन बातों को कहने के लिए मैंने प्रस्तुत विधान को भी तोड़ा है अलग से, तो मुझे लगा कि उन बातों का लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जो बातें शिल्प में बंद कर नहीं कही जा सकती हैं। तो मैंने सीधे सीधे उस बातों को, लेकिन कविता का जो तत्व है, जो अभिव्यक्ति का जो शिष्टाचार है, उसका भी पालन करके, उन उन सब के बीच से मैंने रास्ता निकाल के, जो जिसे प्रेम में लोग ज्यादा मिलन की बात करते करते हैं, विरह की बात करते हैं, मैंने दर्शन की बात की है इसमें, कि प्रेम में क्या दर्शन है। और उसमें जैसे चार आयाम हैं जीवन के, जो प्रेम के भी चार आयाम हैं। कह सकते हैं मोटा मोटी तीन आयाम है, जैसे मिलन, विरह और अध्यात्म। तो आध्यात्मिक दर्शन जो है उस, वह भी प्रेम से हर कोण को पकड़ने की कोशिश की गई है उस किताब में। तो वो आध्यात्मिक चीजें भी उसमें आई है, दर्शन भी आया है, मिलन भी आया है, विरह भी आया है। लेकिन ज्यादातर समीक्षा जो है उस किताब की, जिन्होंने समीक्षा की है, ज्यादातर मिलन की कविताओं पर लिखते हैं समीक्षा, जबकि उसमें विरह की कविताएं जो है बहुत मेरे हिसाब से बहुत ही स्तरीय हैं। उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। विरह साहित्य में विरह को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। इसका कारण यह है कि जो मिलन में जो है हमारी भावनाएं हम तक सिमटी रहती हैं, और विरह में संपूर्ण अस्तित्व पर फैल जाती है। और विरह में भावनाएं पकती हैं, फिर जब भावनाएं पकती हैं तो दर्शन का जन्म होता है, दर्शन जब पकता है तो अध्यात्म का जन्म होता है। इन सारे आयामों को मैंने उस किताब में समेटा है, और इसके लिए नए नए अभिव्यक्ति का माध्यम, नया नया शिल्प चुना है उसमें अभिव्यक्ति के लिए, जिस कारण वो कविता, वो संग्रह मेरा नया है और मुझे उससे इतना अधिक लगाव। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, जी। आपके दूसरा संग्रह पिछले वर्ष आया रुद्रादित्य से, जी। रुद्रादित्य प्रकाशन से। उसमें अछूत नहीं हूँ मैं यह शीर्षक आपने चुना। तो हम्म,
खैर, बातचीत से पहले इस बीच में थोड़ा-सा ब्रेक कविताओं का लेना चाहूँगी मैं। क्या आप इन दोनों संग्रह में से किसी एक से आप कोई कविता पाठ अपनी करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, कविता पाठ में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। और लेकिन ये बाद में करेंगे कविता पाठ। अभी कुछ प्रश्न पूछिए, हम निकालते हैं कविता तब तक, कि मैं किताब घर पे भूल आया हूँ। अच्छा, अच्छा। कोई जी। बात नहीं, कोई बात नहीं। अलग से हम रिकॉर्डिंग करेंगे आपकी कविताओं का और उससे पहले अभी बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। एक प्रेम कविता है, एक किताब। दूसरा सामाजिक मूल्य, सामाजिक चिंतन, सामाजिक दर्शन पर आधारित अछूत नहीं हूँ मैं। एक रचनाकार के तौर पर क्या आप यहाँ वाक़ई एक नाम स्थापित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है आपने या फिर इसमें वाक़ई भावनाओं का उद्वेलन है? इस चीज़ को अगर मैं पूछूँ तो आप इसको कैसे कहेंगे? एक जो कवि पहला संग्रह लेकर के आ रहा है, एक कवि के तौर पे प्रणव प्रियदर्शी, वह पूरे तरीके से प्रेम कविताएँ हैं। दूसरे संग्रह में सामाजिक मूल्यों का चिंतन है। तो इन 2 संग्रहों में बहुत अलग तरीके की भाषा है, अलग तरीके का टेक्स्ट है। दूसरा भी क्या भावना के उद्वेलन से लिखी गई कविता है या उन्हें इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस तरीके का चिंतन समाज को चाहिए? बिल्कुल, चिंतन का स्तर समाज का बृहत है। उसमें सिर्फ एक ही चीज को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हर आयाम को सुनना पड़ता है। जीवन में सिर्फ प्रेम से ही जीवन नहीं चलता है, बहुत सारी चीजें जीवन को चलाती हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां पैदा होती हैं जब जूझते हैं हम समाज के सरोकार से, अपने लक्ष्यों से पास लक्ष्यों के पास पहुंचना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, संघर्ष का दायरा बढ़ता जाता है। तो जो जो जिन चीजों ने मुझे छुआ, उसका उस कविता संग्रह का नाम है अछूत नहीं हूँ। तो मेरा अछूत से वो अछूत शब्द को ही मैंने वहां पे विस्तार दिया है। मेरे हिसाब से अछूत वो है जिससे कुछ छूता नहीं है, जिससे कुछ भी स्पर्श नहीं करता, कोई भावना उसके भीतर उद्वेलन नहीं उत्पन्न करती है, वही अछूत है। तो मेरे जीवन में जिस जिस चीज ने मुझे छुआ, जिस जिस चीज ने मुझे उद्वेलित किया, उन सारी चीजों को अभिव्यक्ति मैंने उस संग्रह में, उन सारी चीजों की अभिव्यक्ति मैंने दी है। और उस विषय के अनुसार जो शिल्प, जो विधान, जो बिंब, जो प्रतीक मुझे चुनना पड़ा, उसे मैंने चुन चुन कर लाया है और अपनी बात रखी है। ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि आपके अंदर भी भावनाएँ हैं। कोई बात यदि आपको कही जाए तो आपको ठेस नहीं लगेगी ऐसा नहीं है। ज़ाहिर बात है आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, भावना के स्रोत हैं, तो कोई बात अगर ऐसी होती है तो आपको भी ठेस लगेगी। इस भावना को लेकर के बढ़े हैं। तो एक तरीके से मूल स्वर एक बार फिर करुण रस का हम यहाँ पे देखते हैं। दोनों ही पहली प्रेम कविता और दूसरी जो आपकी दोनों किताब आप लेकर के आए, तो उद्देश्य क्या था लेखन का? क्या सिर्फ़ आपने एक संग्रह किया, उसको एक किताब के फ़ॉर्म में लाना उद्देश्य था या फिर इन दोनों किताब के माध्यम से कोई संदेश निहित है समाज के लिए? बिल्कुल, संदेश निहित है समाज के लिए, इसी कारण ये संग्रह भी आया है। बिना संदेश, बिना उद्देश्य का तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। तो मेरे लेखन का जो मूल उद्देश्य है, वो किसी वाद से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी संगठन विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। मेरे लेखन का उद्देश्य मनुष्य है। मैं मनुष्य में विश्वास करता हूँ, व्यक्ति में विश्वास करता हूँ, और उसके परिवर्तन की मैं कामना करता हूँ। उसके मानसिक स्तर, कैसे उसका मानसिक स्तर ऊंचा उठे, जीवन के वृहत आयाम की ओर कैसे वह उन्मुख हो जाए, जीवन में जो संभावनाएं हैं, स्थूल से सूक्ष्म तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में कैसे वो संलग्न हो, मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, अ, एक परमात्मा अनुभूति को अपने भीतर सहेजना, उसमें उतरना, असीम से नाता जोड़ना, अ, जो जो सिर्फ मनुष्य जीवन में संभव है, जो मनुष्य जीवन की संभावनाएं है, जो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही संभव है, उन चीजों को, उन चीजों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उन चीजों के प्रति लोगों को अनुकूलित करना, उन चीजों के लिए अपने जीवन, उन चीजों को अपने जीवन व्यवहार में सम्मिलित करना, उन चीजों के प्रति अनुकूलित होना, लोगों को करना, यही मेरे लेखन का उद्देश्य
बहुत ही उत्तम बातें। एक जो शब्द संग्रह भी जो आपका है, जिसमें आप बातचीत करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ सुनना हमारे श्रोताओं के लिए एक ट्यूटोरियल के जैसा भी है, क्योंकि यह हिंदी शायद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाहर और छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं गुम हो रही है। तो शद्दल रेडियो पर आज जो हम प्रणव प्रियदर्शी को सुन रहे हैं, तो ये जो हिंदी जिस हिंदी में वो बात कर रहे हैं, वो भी एक धरोहर है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको प्रणव जी। धन्यवाद। एक कविता जो आपकी इस समय मेरे सामने है, वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप पढ़ जी, सकते हैं। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी भी तारीफ़ हुई है आज। तो शतदल रेडियो पर एक सुंदर माहौल इस समय हम प्रणव प्रियदर्शी से बातचीत कर रहे हैं और अब आइए उनकी कविता एक मैं पढ़ती हूँ। इस हवा में ऐसी चली है हवा कि बदलने लगा है सब कुछ। ऐसी चली है हवा कि बदलने लगा है सब कुछ। इस हवा के कारण जीवन गति में नहीं, रफ्तार में है और है संभावना छीन लेने की एक धूर्त प्रतियोगिता में। है संभावना छीन लेने की एक धूर्त प्रतियोगिता में। इस हवा में अजीब नशा है जो हर किसी को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर खुशी बाहर बाहर दिखाता है, लेकिन महसूसने की तरलता छीन लेता है। ऐसी हवा से ही वक्त बेवक्त इस तरह की परिस्थितियां पैदा होने लगी हैं कि जिंदगी बिना किए अपराध जैसे सजा लगने लगी है। जिंदगी बिना किए अपराध की सजा लगने लगी। ज़िंदगी ये सच। ज़िंदगी बिन किए अपराध की सज़ा जैसे लगने लगी। हाँ, तो कवि की कविता बहुत सुंदर। कुछ पंक्तियां बीच की मैंने कि जिंदगी बिन किए अपराध की सजा जैसे लगने लगी है। लगने लगी। बहुत सुंदर रचना। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि क्या आप भी अपनी रचना अगर सामने है तो पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल रचना मेरे जी, सामने है और मैं पढ़ना चाहूँगा। जी, हम मैं आपका यहाँ पर आपका स्पीकर व्यू पे देती हूँ, आप अपनी रचनाओं का पाठ करें। जैसे अछूत मैंने संग्रह की पहली कविता ही मैं पढ़ता हूँ। अ, कविता से उम्मीद शीर्षक है इसका, जो ओस से भी ज़्यादा कोमल, आँसू से भी ज़्यादा खामोश, अपने प्रेम को कहाँ रखूँ? ओस से भी ज़्यादा कोमल, आँसू से भी ज़्यादा खामोश, अपने प्रेम को कहाँ रखूँ? मैं देखता हूँ हर चीज़ के लिए खोजी जाती है एक मुफ्त जगह, दुख से बचने की जद्दोजहद। मैं देखना चाहता हूँ देह की भाषा से इतर शब्दों के बेमेल अर्थ के बीच मौसमी अनुराग के पेड़ पर फलते हुए संशय रहित संबंध धूप छाँव की तरह। मैं देखना चाहता हूँ देह की भाषा से इतर शब्दों के बेमेल अर्थ के बीच मौसमी अनुराग के पेड़ पर फलते हुए संशय रहित संबंध धूप छाँव की तरह। इसलिए आज के समय में मुझे उम्मीद है केवल कविता से, क्योंकि वह कोशिश करती है कि पत्थरों से भी बहे निर्झर, और कवि का आत्मसंघर्ष इसी में निहित है कि तलवार पर फूल जीत दर्ज कर सके, बंदूक पक्षियों की चहचहाहट के सामने झुक जाए। एक कवि का आत्मसंघर्ष इसी में निहित है कि तलवार पर फूल जीत दर्ज करे, बंदूक पक्षियों की चहचहाहट के सामने झुक जाए। धन्यवाद। बहुत सामयिक रचना। जिस तरह से समय युद्ध में लिपटा हुआ विकराल खड़ा है, उस समय इस तरीके की रचनाएँ मन को सुकून पहुँचाती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद कवि प्रणव प्रियदर्शी जी को इतनी अच्छी रचना के लिए, उनके दूसरे संग्रह से। हम देख पाते हैं आप यूट्यूब चैनल सृजन संवाद के माध्यम से अक्सर अपनी कविताओं का पाठ करते हैं। इस चैनल के बारे में बताएँ, इस चैनल से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं?
इस चैनल को शुरू करने का मेरा एक ही मकसद था। जो लोग कहते हैं कि मुक्त छंद की कविताएं जो हैं वो प्रभावशाली पाठ उसका नहीं हो पाता है। उसे लय में नहीं पढ़ा जा सकता है। तरह की चीजें मुक्त छंद की कविताओं को लेकर मन में थी। तो मैंने पाठ करना शुरू किया। एक लय दिया, हर कविता को एक लय देकर मैं पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं दूसरे की कविता नहीं पढ़कर अपनी कविता का ही पाठ शुरू किया। मुझे लगता था कि दूसरे को कहीं बुरा लगे, तब पाठ अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो लेकिन मैं अपनी कविता का पाठ करके जब यूट्यूब पर अपलोड किया, फेसबुक पे अपलोड किया, तो लोगों ने बहुत प्रशंसा की। मेरी आवाज़ की भी, मेरी अभिव्यक्ति कौशल की भी। और जिस तरह से मैं वीडियो एडिट कर बनाता था, जिस तरह से दृश्य लाता था वीडियो में, पहले का वीडियो जो है उसमें मैं वीडियो में खुद नहीं उपस्थित होता था, दृश्य लाता था, भाव के अनुसार दृश्य लाता था। तो लोगों ने बहुत पसंद किया इन चीज़ों को, मेरी मेरी अभिव्यक्ति शैली को भी, मेरी पढ़ने की शैली को भी, मेरी आवाज़ को भी लोगों ने काफ़ी पसंद की। तो मैंने सोचा कि इसे इस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और मैं केवल मुक्त छंद की कविता का पाठ करता हूँ। केवल नहीं कह सकते कि ज्यादातर मुक्त छंद की कविता का ही इस तरह पाठ करता हूँ, ताकि उस कविता के बारे में भी लोगों की धारणा बन सके कि ऐसी कविताओं को भी अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, इससे भी बृहत आयाम दिया जा सकता है। अभी तो यह स्थिति यह हो गई है उस चैनल को लेकर कि इतना दबाव मुझ पे रहता है कि मैं अपनी कविता अपने चैनल पे नहीं डाल पाता हूँ, दूसरे दूसरे लोगों की कविता ही पढ़ पढ़ कर जल्दी डालते रहता हूँ। क्या बात है! तो ये दबाव बनाते हुए मैं भी अपनी एक कविता आपको भेजूँगी, मेरी भी एक कविता आप पढ़ दीजिएगा। जी मतलब बिल्कुल। ये दबाव तो अब मेरा भी हक बनता है कि मैं भी ये दबाव डालूँ अब। तो जी ठीक है, बिल्कुल। बातचीत का सिलसिला आगे देखते हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में आपके पठन-पाठन पर क्या असर पड़ा है? पठन पाठन आसान हो गया है सोशल मीडिया के दौर में। अच्छा। कि पहले जो है वो लेखक की किताब आती थी हाथ में, तभी उनकी रचना से रचना पढ़ पाते थे, जान पाते थे। कोई पत्रिका आती थी हाथ में, तभी जान पाते थे। लेकिन अब इतनी ज्यादा सोशल साइट्स है, अभिव्यक्ति के इतने ज्यादा माध्यम है। अगर मुझे उदय प्रकाश को पढ़ना है तो उनके फेसबुक पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर मुझे शहंशाह आलम को पढ़ना है, दिनेश त्रिपाठी को पढ़ना है, तो सहज उपलब्ध है। गूगल पे उपलब्ध है, फेसबुक पे उपलब्ध है, विभिन्न सोशल साइट पे उपलब्ध है। ये तो अच्छी बात है, अब व्यक्ति विस्तार ले रहा है इससे। हम लोगों को आसान, जिसके पास समय नहीं है एक पूरी मोटी किताब लेकर बैठकर ढाई से 4 घंटा पढ़ने की, उसके लिए तो ये माध्यम वरदान साबित हुआ है, और मैं इसका फायदा भी उठाता हूँ। बहुत अच्छी बात, कुछ नकारात्मक पहलू से सावधान रहने की बात आप रखना चाहेंगे? नकारात्मक पहलू तो है, नकारात्मक पहलू तो बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है इसका। जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये सबसे बड़ी नकारात्मक पहलू ये है सबसे बड़ा कि ये इंटरनेट जो है बच्चों के हाथ में निकल गया है। जो 5 साल के 7 साल के 5 6 के बच्चे पढ़ते हैं उनके हाथ में मोबाइल है। वो इंटरनेट से जूझ रहे हैं, और उनकी आंख जा रही है उससे। और वो बहुत ही अच्छी चीजें नहीं देखते हैं, वो थॉट्स देखते हैं। उनका भावनात्मक विकास भी प्रभावित होता है उससे। तो एक पूरा जनरेशन जो है, मतलब तबाही के कगार पे धीरे धीरे पहुंच रहा है। और इसका मूल कारण है कि इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ना। बच्चों को इससे बचाया जाना चाहिए, एक उम्र के बाद आप यूज करते हैं तो सही है। आप एक हम्म। जी, आप एक पिता हैं, एक साहित्यकार हैं और आपका एक छोटा बच्चा है घर में, तकनीकी ज़माना है, मोबाइल फ़ोन हाथों-हाथ है। तो बतौर पिता, बतौर साहित्यकार पिता, लालन-पालन में आप क्या अंतर क्रिएट करने का और क्या बेहतर करने का प्रयास करते हैं? तो सबसे ज्यादा उसे मोबाइल से बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। एक 6 में पढ़ जाएगा और एक LKG में पढ़ता है। और दोनों की आंख में चश्मा लग चुका है। और मेरे घर में मेरे माता पिताजी मेरे साथ रहते हैं। तो एक आदमी का मोबाइल मैं छीनता हूँ तो दूसरा का मोबाइल लेता है, दूसरा का छीनता हूँ तीसरा का ले लेता है। तो मेरी पत्नी भी जो है भर दिन मोबाइल छीनने के पीछे ही लगी रहती है, और वो लोग मोबाइल पकड़ने के पीछे लगा रहता है। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि कम से कम मोबाइल देखे, ताकि आंख भी बचे और मानसिक स्तर में भी उसका सुधार हो। इसकी कोशिश रहती है, मोबाइल से बचाना बहुत जरूरी है।
मोबाइल पूरी जनरेशन को एक अलग दिशा दे रहा है, एक अलग ही चीज की ओर लेके चले जा रहा है, जिससे बचाने की जरूरत आजकल बहुत धड़ल्ले से तकनीकी विकास हो रहा है, जिसका हर तरफ जिसकी हर तरफ हम चर्चा देख रहे हैं। आप एक क्रिएटर हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, संपादक हैं, आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, अनाउंसर भी हैं आप। इन सब को अगर आप देखें तो जनरेटिव आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो हम देख रहे हैं आज के दौर में, जनरेटिव एआई, तो इसके बारे में, इसके प्रयोग के बारे में आपकी क्या राय है और ये आपके जीवन को कैसे छूता है? है। जहाँ तक अब तो एआई की बात की है, अब तो इस तकनीक पे काम हो रहा है कि हमारी जीन की एडिटिंग हो जाए। टेक्नोलॉजी तक यहाँ तक अब आ रही है कि हम कैसा संतान चाह रहे हैं, हम कैसा जनरेशन चाह रहे हैं, वो उसकी जीन को ही एडिट कर दिया जाए। टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ गई है। लेकिन टेक्नोलॉजी कितना भी विस्तार पाले, एआई कितना भी आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जमाना कितना भी मुखर हो उठे, लेकिन आप मानवीय संवेदना कहाँ से लाएंगे, अनुभूति कहाँ से लाएंगे, प्रेम कहाँ से लाएंगे, करुणा कहाँ से लाएंगे, अहिंसा कहाँ से लाएंगे? ये सब चीजें अमूल्य हैं। ये टेक्नोलॉजी इसका निर्माण नहीं कर सकती है। कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक रक्त का निर्माण नहीं कर सकती है। ब्लड कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनानी, किसी टेक्नोलॉजी ब्लड बनाने की क्षमता नहीं। एक अन्न से ब्लड कोई टेक्नोलॉजी बना के दिखा दी। उसी तरह से अनुभूति का निर्माण टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता है, भावना का निर्माण नहीं कर सकता है, सोच का निर्माण नहीं कर सकता है। वो टेक्नोलॉजी तो उतना ही काम करेगा जितना हमने उस पर काम किया है। तो ठीक है, कई जगह पे टेक्नोलॉजी भी काम करती है, उससे उसकी मदद लेनी चाहिए। काम अगर आसान हो रहा है तो टेक्नोलॉजी की भी मदद लेनी चाहिए, लेकिन देखना यह चाहिए कि इससे कहीं मानवीय संवेदना तो प्रभावित नहीं हो रही है, हमारी सोच तो नहीं मर रही है, हमारा मानसिक स्तर तो नहीं गिर रहा है। अगर ये सब चीज़ें बरकरार है तो टेक्नोलॉजी भी ठीक है, नहीं तो फिर टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं होगा इससे, अगर हमारी बहुत संवेदना में अच्छी बात आए बात तो। बहुत अच्छी बात कवि प्रणव प्रियदर्शी जी कहते हैं यहाँ पे कि ब्लड का निर्माण नहीं कर सकता, ये पानी का भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कितनी भी तकनीक आ जाए, बीइंग ह्यूमन और मानवीय संवेदना जो है वो सबसे ज़रूरी रहेगी, जिसे बचाने का कार्य एक साहित्यकार का है, तो इसकी भूमिका हमेशा बनी रहेगी, कविताओं की भूमिका हमेशा बनी रहेगी। अगर हम सामयिक बातों पर कार्यक्रम में हम अंत की तरफ हैं अब, तो सामयिक बातों में एक चर्चा जो आप भी फ़ेसबुक पे हैं और दुनिया भर की बातें पढ़ते हैं, एक अवेयर संपादक हैं आप। भारत और समूची दुनिया में एक ऐसा दौर है जहाँ खबरों को ब्लैक एंड व्हाइट नज़रिए से देखा जाने लगा है। संवेदना थोड़ी कम हुई है। ऐसे दौर में अचानक से ट्रोलिंग बहुत बढ़ जाती है। तो इस दौर में कोई व्यक्ति अपनी वैचारिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या करे, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? फेक न्यूज सही में उसका दौर ज़्यादा चला है, इसलिए ऐसा चला है कि अब हर कोई पत्रकार है। जिसके पास मोबाइल है वो पत्रकार है, वो पत्रकारिता आजमाता है, लेकिन उसे पत्रकारिता की एथिक्स नहीं पता है, पत्रकारिता का जो उद्देश्य होता है, बृहत उद्देश्य जो होता है, उसकी उसे जानकारी नहीं है, लेकिन वो पत्रकार बनने चल दिया है। फेक न्यूज और अल्टरनेटिव न्यूज का जमाना आ गया है। आप देखे होंगे, अभी भी प्रिंट मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? इसलिए ऐसा है प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता कि वहाँ खबर की रिफाइनिंग होती है। हम लोगों को खबर पर काम करने के लिए समय मिलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक में है कि उससे तुरंत दिखानी है खबर, जल्दी में खबर दिखानी है। तो कई बार चीज़ें जो है वो गलत चीज़ें सामने आ जाती है, गलत चीज़ें दिखने लगती है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो खबरों की छानबीन नहीं कर पाते हैं, खबरों पर काम नहीं कर पाते हैं जल्दी पहुंचने की होड़ में। अब सभी जल्दी पहुंचने की ओर में, इलेक्ट्रॉनिक भी है, डिजिटल मीडिया भी है, पोर्टल भी है, उस पर भी आप सबसे दूसरे पोर्टल से पहले खबर लगाइए तब आपका पोर्टल रन करेगा। लेकिन अखबार में जो है, अखबार के पास समय रहता है, वो खबरों की जांच पड़ताल करता है, कई स्तर से खबर गुजरता है, तब जाके अखबार में छपता है। इसलिए अखबार की विश्वसनीयता बनी हुई है अभी भी। और जहाँ तक अपने अभिव्यक्ति की बचाने की बात है, अपने अभिव्यक्ति को बचाने की बात है, तो हमारे लिए आसान रास्ता है इसे बचाने का कि इतने सारे माध्यम से ब्लॉग भी एक माध्यम है अपने आप को अभिव्यक्त करने का। हम अब सिर्फ अखबार टेलीविजन के माध्यम से नहीं रह सकते हैं, सिर्फ उस पर निर्भरता नहीं है।
अब कई सारे अभिव्यक्ति के माध्यम हो गए हैं, तो हम उनका अगर अपने हित में इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। ब्लॉगिंग की बात आपने महत्वपूर्ण उठाई, जो कुछ समय से भारत में बहुत प्रचलित है, और अपनी बात अगर रखनी है, तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है। कला जी साहित्य से जुड़े कोई ऐसे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल जो आप फॉलो करते हों और जो आप मानते हैं कि अच्छे हैं और सबको फॉलो करना चाहिए? राजेंद्र गुप्ता का एक यूट्यूब चैनल है, वो एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और वो भी मुक्त छंद की कविताएं पढ़ते हैं। जी, और वो चूंकि एक्टर हैं तो कविता में अपना अभिनय भी दिखाते हैं, जी, जी। तो ये बहुत अच्छा लगता है उनका उनकी एक कविताएँ, स्टाइल पढ़ते राजेंद्र हैं उनकी गुप्ता जी कविता। की। हाँ जी, हाँ, कविताएं पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। जी, मैं भी लेकिन सुनती हूँ। जी, आप भी सुनती होंगी, बहुत मतलब अभिनय के साथ वो पढ़ते हैं, वाक़ई, तो वाक़ई। हाँ, प्रभावकारी होता है उनका पाठ, उन्हें मैं फॉलो करता हूँ, अच्छा बहुत लगता है। अच्छा नाम लिया आपने यहाँ पर, और उनका नाम ही आने से ये कार्यक्रम समृद्ध हो गया। इसके साथ में क्या आप हमारे श्रोताओं को किताबों का सुझाव देंगी कि कौन-सी किताबें आज के दौर में उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए? किताब से ज़्यादा अगर पत्रिकाएं अच्छी पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई सारी पत्रिकाएं अच्छी अच्छी निकल रही हैं, वागर्स हैं, हंस हैं, कथादेश है, कथाक्रम है, परिकथा है। तो हिंदी साहित्य की ये सभी पत्रिकाएं हैं, इसे जरूर पढ़ना चाहिए नए लेखकों को। तो उससे आपकी भाषा भी समृद्ध होगी, और साहित्य का समय क्या है या समय का साहित्य क्या है, इसकी जानकारी आपको पत्रिका से ही मिलेगी, क्या कि बात क्या है लिखा कि जाना चाहिए। इस समय का साहित्य क्या है, इसकी जानकारी हमें पत्रिकाओं से मिलती है। बहुत बड़ी बात आपने कही। एक सूत्र वाक्य लगभग आपने कहा है कि समय का साहित्य क्या है, इसकी जानकारी पत्रिका से मिलती है। प्रणव जी, ऑलमोस्ट अब हम अपने कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। सारी तकनीकी दिक्कतों के बाद आपने पूरा जो अपना वो संपादक वाला पेशेंस है, वो बनाए रखा। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। शतदल आपका रेडियो आप आपके आपके पेशेंस का भी आभार, क्योंकि बहुत हमारे दिक्कत हो श्रोता रही थी। हमारे श्रोता शरद कोकास, राजू मिश्रा जी, कृष्ण मोहन झा जी, आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंत में मैं यहाँ पर पैनल ओपन करती हूँ, और बताएँ यहाँ मैं सभी श्रोताओं को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात अगर यहाँ रखना चाहें, तो आप ज़रूर रखें। जी, स्वागत है। हम शुरू करते हैं राजू मिश्रा जी से। राजू मिश्रा जी, क्या आपके कोई सवाल हैं जो आप लेना चाहेंगे? नहीं, हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत-बहुत खुशी हुई जान के कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, और मैं अब आग्रह करती हूँ शरद को, अच्छा, राजू मिश्रा जी वीडियो पर आए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद राजू जी, बहुत अच्छा, खुशी हुई। और आपने बताया कि आप बैंगलोर से हैं, प्रणव जी, ये आपको फ़ॉलो करते हैं, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई, शद्दल रेडियो पर आप यूँ ही जुड़े रहें, हमारे सारे कार्यक्रमों में आते रहें। कृष्ण मोहन झा जी की तरफ हम आते हैं। नमस्कार कृष्ण मोहन झा जी, आप बताएँ आपका कार्यक्रम, और क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे, शुभकामना संदेश देना चाहेंगे हमारे आज के प्रिय कवि को? मैं बढ़ती हूँ शरद, हाँ, कृष्ण मोहन झा जी ने अनम्यूट किया है अपने आप को। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं पूरा कार्यक्रम सुन रहा हूँ और सुन भी लिया। जी, जी। आज इस कार्यक्रम में बड़ा आकर्षक कार्यक्रम मुझे लगा, यह वाह! इसलिए बहुत आकर्षक लगा और महत्वपूर्ण भी लगा। आकर्षण में आपका प्रश्न था। आपने जैसे जैसे प्रश्नों को उठाया है, जिन जिन मुद्दों को उठाया है, उसका जवाब देना साधारण बूते की बात नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रणब प्रियदर्शी को, बड़ी सलीके से उसने आपके प्रश्नों को सुना और आपके प्रश्नों की गंभीरता को समझा, और उस प्रश्न की गंभीरता को उसने बड़े सहज ढंग से अपने विचारों में पिरो करके उसको रखा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न का उत्तर केवल केवल उत्तर दे दिया जाए। एक कवि जब किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो वो बड़ी सहज
उत्तर प्रश्न को सहेज बहुत ढंग से सहेज करके और उसे अपनी अनुभूति के माध्यम से उत्तर देता है। अध्ययन बोलता है उस कवि का। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर नहीं होता है। किसी कवि का अनुभव बोलता है, अनुभूति बोलती है, और कवि जब भी कुछ बोलता है तो गहरे में बैठ करके बोलता है। तो बहुत अच्छा लगा कि एक साहित्यिक परिचर्चा किस तरह की होनी चाहिए, वो आपने बखूबी इसका संचालन करने की मैंने देखा है, बहुत खूबी है, और कवि से सब कुछ कहवा लेने की क्षमता भी आप में है। तो यह कार्यक्रम बहुत मायने में महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, और साहित्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि साहित्य को लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। साहित्य लोगों का मन मिजाज इतना गर्म हो गया है कि जैसे ज्यादा गर्म तवा हो तो रोटी उस पर झुलस जाती है, कच्ची रह जाती है और झुलस जाती है। तो आज साहित्य की यही स्थिति है। लोगों का मन मिजाज इतना गर्म, और आर्थिक दौर में इतना तंगोतरीज है लोग कि उनके मस्तिष्क में साहित्य की रोटी पक नहीं पाती है, और लोग साहित्य को ही किनारा करके चले जाते हैं। और कुछ बाजारू साहित्य जो है, वो बाजारू साहित्य अपना अर्थ बटोरने में लगा हुआ है, झूठ मूठ का ताली बटोरने में, लोगों का मनोरंजन करने में और मोटी लिफाफा लेने में। इस तरह की गंभीर प्रयास जो आपका चल रहा है, यह बहुत ही शुभ है और वर्तमान समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम के महत्व को मैं हृदय से स्वीकार करता हूं, और ये ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन जी। आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। कवि प्रणव प्रियदर्शी के लिए आपने बहुत सुंदर वचन कहे। इससे उन्हें जरूर उनके लेखन को भी और उत्साहवर्धन, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी मुकाम पे चला जाए, परस्पर उत्साहवर्धन हर किसी को चाहिए। तो हमारे शतदल रेडियो कार्यक्रम की तरफ से हमारे प्रिय कवि प्रणव प्रियदर्शी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक और हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, कवि शरद कोकास जी। आप यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं आपका यहाँ पर एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। शरद कोकास जी हमारे साथ नियमित शतदल रेडियो पर पिछले 2 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और एक तरह से जब इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया था प्रणव जी, तो शरद कोकास जी जो सीनियर हैं हमारे, उन्होंने, वरिष्ठ कवि हैं वो, भारत के नामचीन कवियों में उनका नाम आता है। उन्होंने एक रूपरेखा दी कि किस प्रकार से इसे हमें करना चाहिए, और ये निरंतर मार्गदर्शक की तरह शतदल रेडियो के साथ बने हुए हैं, और बहुत ही स्नेह बनाए रखा है अपना आपने। शरद जी, आज के कार्यक्रम के बारे में और प्रणव प्रियदर्शी जी के बारे में आपसे 2 शब्द। धन्यवाद प्रज्ञा। मैं हमारे आज के अतिथि और कवि प्रणव प्रियदर्शी और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी प्रज्ञा ने कहा, शतदल रेडियो एक अभिनव प्रयोग है साहित्य के क्षेत्र में, कि अलग अलग कवियों से बात करके उनके माध्यम से समकालीन साहित्य की स्थितियों पर भी बात की जा सके। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे अच्छे कवि हमें मिल रहे हैं, कवियों से निरंतर बातचीत हो रही है। बीच में लगभग अभी 1-1.5 महीने का कुछ अंतराल रहा, लेकिन अब यह निरंतर सिलसिला शुरू रहेगा। और हमारे जो श्रोता हैं उनसे भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि उन तक जब भी सूचनाएं पहुंचे तो वे यह सूचनाएं अपने अन्य मित्रों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ेंगे तो उन्हें अवश्य कवियों की बातचीत से इससे लाभ होगा। जैसा कि आज के प्रोग्राम के बारे में मैं संक्षिप्त में बस यही कहना चाहूंगा कि प्रणव प्रियदर्शी और प्रज्ञा मिश्र की ये बातचीत बहुत अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण रही। और जैसा कि भाई हमारे कृष्ण मोहन झा ने कहा कि वास्तव में ये एक अलग तरह का प्रयोग है, और एक साक्षात्कारकर्ता भी एक साहित्यकार है। वो जिस तरह के सवाल रखता है, उन सवालों का भी बहुत महत्व होता है। तो आजकल सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे साक्षात्कार के कार्यक्रम आ रहे हैं, लेकिन सूझबूझ
उस प्रश्नकर्ता की भी देखी जाती है कि उसका अद्यतन ज्ञान कितना है। तो प्रज्ञा ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी और भाई प्रणव ने तो सारी बातें मेरे मन की ही कही। मैं लगातार उन्हें सुन रहा था और अभिभूत हो रहा था कि हमारी समकालीन कविता के एक महत्वपूर्ण कवि प्रणव हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनकी बातों को हमने सुना। वर्तमान परिदृश्य पर भी, साहित्यिक परिदृश्य पर कविता की आवश्यकता, कविता के भविष्य को लेकर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और नए लिखने वालों को, युवा लिखने वालों को जो उन्होंने एक सीख दी है कि पत्रिकाओं से ही लिखना सीखें, पढ़ना सीखें। हम लोगों ने शुरुआत पत्रिका से की थी, हमारे समय में तो इंटरनेट और कोई माध्यम नहीं था और वे सारी पत्रिकाएं आज भी मेरे संकलन में हजारों पत्रिकाएं मेरे घर में मौजूद हैं। पहल तो के वसुधा के लगभग सभी अंक हैं। तो ये मैं हमारे युवा साथियों से मैं भी यही बात कहना चाहूंगा और कृष्ण मोहन झा ने भी बहुत अच्छी बात कही, उनकी भी बातें मैं सुन रहा था तो मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी, आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रणव प्रियदर्शी जी के लिए एक बार फिर शुभकामनाएं और इन्हीं शब्दों के साथ ये आज का साक्षात्कार कार्यक्रम कवि की बात जो इस सीजन, सेकंड सीजन जो शतदल रेडियो का है, मेरे ख्याल इसका तीसरा पॉडकास्ट है ये, तो उसके लिए मैं शुभकामना देना चाहती हूँ और धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। प्रणव जी, जाते जाते आप अपने शब्दों में कुछ कहते जाएं और उसके बाद यहाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी। बिल्कुल सफदल कार्यक्रम के इतने अच्छे संचालन के लिए आपका आभार। इस कार्यक्रम से मुझे भी सीख मिली, मेरी भी अभिव्यक्ति को एक नया आयाम मिला है। मैं आगे और अच्छा करने का, बेहतर करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी विनम्रता है जो आप इस तरह कह रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को प्रणाम।